तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अरे क्या चला गया, तो ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम लोग देख रहे थे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हम लोग बता दिए थे कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिए तो हमारा क्या काम होता है, डेटा को कहीं प्रेजेंट करना होता है, कहीं दिखाना होता है, तभी तो हम डेटा को एनालाइज करते हैं, है ना। या फिर हमको उससे कुछ निष्कर्ष निकालना हो तो, या फिर कहीं प्रेजेंटेशन देना हो, या फिर कहीं छापना हो, जैसे पेपर में, न्यूज़पेपर में, या फिर आपको रिसर्च आर्टिकल छापना हो, है ना, या फिर आपको कहीं दिखाना हो, रिपोर्ट दिखाना हो कि मैंने इतना काम किया, इसका ये रिजल्ट आया, तो ये सब डेटा लिया था मैंने, और ये डेटा लिया, तो इसको डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम पूरा डेटा तो एक साथ नहीं दिखा देंगे, ये फ्रीक्वेंसी है, ये लोगों को क्या समझ में आएगा, लोगों को आसानी समझ में नहीं आएगा उसको, ठीक है। साइंटिफिक कम्युनिटी फिर भी बहुत थोड़ा बहुत मतलब कोशिश करे समझ लेगा वो, लेकिन जो जनरल लोगों के लिए है उसको हम आसान लैंग्वेज में जो है प्रेजेंट करने का रखते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कैसे डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखें तो हम लोग वही बोले कि डेटा को फ्रीक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्गेनाइज करके हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। ग्राफिकल फॉर्म में मतलब कोई भी ऐसा जो आपको देख के समझ, पिक्टोरियल फॉर्म हो। ग्राफिकल फॉर्म जो होता है पिक्टोरियल फॉर्म होता है। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर हो, उसमें पिक्चर से समझाने की कोशिश किया जाए, और लोगों को पिक्चर ज्यादा आसानी समझ में आता है ना। क्या ग्राफ का क्या काम होता है, डेटा को, मैसेज को पिक्टोरियल फॉर्म में व्यूअर तक, आपके देखने सुनने वालों तक आसानी से उसको पहुंचाए, देखने वालों के लिए पास आसानी समझने के लिए कन्वे करा जाए मैसेज, ठीक है। और क्या, इट इज इजियर टू मोस्ट पीपल टू कंप्रीहेंड द मीनिंग ऑफ डेटा प्रेजेंटेड ग्राफिकली देन डेटा प्रेजेंटेड न्यूमेरिकली। मतलब अगर आप नंबर में दिखाओगे तो लोग आसानी से उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, या बहुत कोशिश, बहुत देर लगेगा उनको। लेकिन जैसे ही पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाओगे आप उसको तो वो तुरंत समझ जाएंगे, उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपना आराम से। Statistical graphs can be used to describe the data set or to analyze it. आप किसी डेटा सेट को डिस्क्राइब भी कर सकते हो, या उसको एनालाइज भी करने के लिए आप ग्राफ का यूज कर सकते हो, ठीक है, या कंपैरिजन करने के लिए भी उसका यूज कर सकते हो। ग्राफ्स आर यूजफुल इन गेटिंग द ऑडियंस अटेंशन। आप जैसे नंबर दे दो, खाली लिख दो, जैसे मैं इस स्लाइड पे खाली लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को उतना आसानी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं इसमें फोटो डाल दूंगा, सबका अटेंशन आ जाएगा, अच्छा फोटो है, या वीडियो डाल दूंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वीडियो है, तो आप लोग का अटेंशन आ जाएगा। तो पब्लिकेशन में अगर डेटा को आप पढ़ना शुरू कर दो तो वहां पर लोगों का ना अटेंशन इधर उधर चला जाएगा। सिर्फ खाली तो वर्ड्स है या फिर नंबर्स है, उसमें लोगों का टेंशन बहुत दिक्कत होता है। लेकिन जैसे ही फिगर डाल देते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म डाल देते हैं, तो लोगों का जो, तो इससे आपका स्पीकिंग प्रेजेंटेशन आसान हो जाता है जैसे फोटो डालोगे। दे कैन बी यूज्ड टू डिस्कस एन इश्यू, किसी भी इश्यू को डिस्कस करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में ग्राफ को, ठीक है। रीइंफोर्स ए क्रिटिकल पॉइंट, किसी क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज हो रहा है कोई कहीं पर भी, आपको उसको दिखाने के लिए फोटो में आप दिखा सकते हो कि हाँ यहाँ पर जो है डेटा हमारा बहुत चेंज हो रहा है, तो यही क्रिटिकल पॉइंट है। या फिर डेटा को समराइज करना हो कि ओवरऑल क्या रिजल्ट है डेटा से, तो वो आपको ओवरऑल समरी करना हो तो आप कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट है, दे कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्कवर और ट्रेन, मतलब आप बता सकते हो कि आप ट्रेंड बता सकते हो। जैसे आप न्यूट्रिएंट डाल रहे हो कहीं पे, ठीक है, न्यूट्रिएंट डाल रहे हो किसी भी क्रॉप में, अलग अलग न्यूट्रिएंट का आप कंसंट्रेशन डाल रहे हो, तो अब आप खाली डाल दोगे, हमने 1 ग्राम डाला, 2 ग्राम डाला, 3 ग्राम डाला, 4 ग्राम डाला, क्या चेंज आया, इतना हाइट में चेंज आया, तो अब नंबर दिखा रहे हो, दिक्कत हो रहा है। लेकिन आप जैसे ग्राफ में दिखा दिए तो आप बता रहे हो, जैसे हम ग्राफ ऐसे आया मान लो आपका, तो आप बता रहे हो अच्छा हाँ, जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट बढ़ा रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट बढ़ रहा है, उसका हाइट बढ़ रहा है, लेकिन एक न्यूट्रिएंट लेवल पे जाके फिर हाइट कांस्टेंट हो जा रहा है या घटना शुरू हो जा रहा है। तो हम एक ट्रेंड बताएंगे ना कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिर घटना शुरू हो जाता है ना। तो ये आपका ओवरऑल ट्रेंड बता सकते हो आप ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। तो अब जैसे ग्राफ का हो गया, तो अब ग्राफ होते बहुत तरह के हैं, अलग अलग तरह का आपने देखा होगा, कभी गोल देखा होगा, कभी लंबी लंबी आपने डंडे देख रखे होंगे ग्राफ में अगर देखा होगा तो, ठीक है। जैसे आप अगर इसी में देखो, ये ग्राफ के अलग अलग फॉर्म है, यहाँ पहला वाला लंबा लंबा डंडा है, कोई लाइन है, कोई गोल है, अलग अलग तरह के डंडे भी हैं, कोई सोया हुआ है, कुछ दोनों के बीच में गैप है। तो ये अलग अलग तरह के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म को ही हम लोग जो है ग्राफ का अलग अलग नाम बोलते हैं। तो ग्राफ को अगर हम डिफाइन करना चाहें
ग्राफ तो आप समझ गए, जो दिखा फोटो के फॉर्म में दिखता है लोगों को, जिसके ऑर्गेनाइज मैनर में, यही होता है ना। तो उसको डिफाइन करने के लिए अ ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ए डायग्राम, है ना, पिक्टोरियल या फिर डायग्राम हो, रिप्रेजेंटिंग दैट रिप्रेजेंट्स डेटा और वैल्यूज इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज कर लिए था, ऑर्गेनाइज्ड मैनर को ही हम पिक्टोरियल फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। और किसी भी ग्राफ पे कोई भी पॉइंट जो है रिलेशन बताता है दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच का, है ना। तो ये आपका ग्राफ के बारे में था। तो ग्राफ अगर हम देखें तो ग्राफ अलग अलग तरह के होते हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग अलग एक तरह के समझाएंगे हम आपको। तो टोटल ये है, आपको 8 तरह के हम डिस्कस करेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में ग्राफ है वो 8 तरह के, जैसे हिस्टोग्राम्स है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या ऑर्जाइव्स बोलते हैं, इसको ऑर्जाइव्स पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्जाइव और बार ग्राफ हो सकता है, परीटो चार्ट हो सकता है, टाइम सीरीज ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है या पाई ग्राफ भी बोलते हैं उसको हम लोग, और स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स हो सकते हैं। ये 8 तरह के हैं, ठीक है। तो अब इन 8 को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है हम लोग आज के इसमें 1 2 या 3 जितना हो सके उतना डिस्कस करते हैं, फिर आगे करते जाएंगे, ओके। तो पहला है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किसको बोलते हैं? तो हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ दैट डिस्प्लेस द डेटा बाय यूजिंग कंटिगुअस वर्टिकल बार्स। देखो ये जैसे ये वाला दिख रहा है ना, 1 मिनट, ये बार्स हैं, ये एक बार हो गया, है ना, ये अलग दूसरा बार हो गया, और दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। दोनों ये देखिए, ध्यान दीजिए, 2 बार है, एक बार ये एक बार ये, दोनों बार कंटिगुअस बार्स है। तो बोला हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ दैट, ये ग्राफ हो गया आपका, दैट डिस्प्लेस द डेटा, जो डेटा बता रहा है, मतलब कोई क्लास बाउंड्री था और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन बता रहा है। कोई भी चीज है, दौड़ने, लोग कितना दौड़ते हैं, कितना किलोमीटर दौड़ते हैं लोग, है ना, मान लीजिए ऐसा बना रहे तो माइल्स में 5 से 10 में एक लोग दौड़ता है, फ्रीक्वेंसी 2 लोग कितने, 10 से 15 के बीच में 2 लोग हैं। फिर बाद में एवरेज अगर देख लिया जाए तो 20 से साढ़े 25 के बीच माइल के बीच में लोग कितने लोग दौड़ते हैं। ये एक कंटिन्यूअस डेटा है ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर 0 नहीं है, देखो 0 रहेगा तो ये यहाँ पर आएगा, ये ग्राफ बिल्कुल, है ना, यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, ये ग्राफ पे ये बढ़ता जाएगा। तो वो बोल रहा है कि डिस्प्लेस द डेटा बाय यूजिंग कंटिन्यूअस वर्टिकल बार्स ऑफ वेरियस हाइट्स। अलग अलग हाइट के, एक लंबा है, सबसे लंबा है, फिर ये इससे लंबा है, हम इससे कंपेयर भी कर सकते हैं, ये फिर घट रहा है, लेकिन सबसे छोटा ये है। तो वेरियस हाइट्स के हैं, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है तो वो बार का हाइट होगा कुछ, और हाइट बताएगा आपका फ्रीक्वेंसी को, और ये दोनों के बीच में कंटिन्यूअस होगा, मतलब दोनों 2 बार के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा। तो यही चीज को आपको हिस्टोग्राम बोलते हैं, ओके। अगर हम आपको हिस्टोग्राम अब बनाने के लिए देखें, डेटा है आपके पास, हाँ, आपको हिस्टोग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो मान लो कि ये डेटा है कोई 50 शहर का टेम्परेचर का, हमने आपको बताया था ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा, ये ऑर्गेनाइज डेटा है फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज के हिसाब से, है ना। ये हम लोग पिछले इसमें डिस्कस कर चुके थे कि कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा और क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी काउंट करके। तो हमारा 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में 2 शहर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वाले में 104.5 से 109.5 तक के बीच में 8 शहर आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब अलग अलग टेम्परेचर क्लास बाउंड्रीज के बीच में आपको अलग अलग शहर का ये आ रहा है, और टोटल जोड़ोगे तो आपको 50 आ जाएगा। तो इसका हम लोगों को बोलना है हिस्टोग्राम बनाना है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? तो उनका अलग अलग प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो पहला है, सबसे पहले ड्रॉ एंड लेवल द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कोई भी ग्राफ पेपर होता है ना, आपको ग्राफ पेपर लोगे अगर कंप्यूटर में, तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खुद ही बना देता है। लेकिन अगर हम इसमें जाएं तो ड्रॉ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बनाते हैं ना ग्राफ, ओके। ये ग्राफ होता है ऐसे, तो इसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है ना। तो ड्रॉ द लेबल द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो अब लेबल करना होता है, तो हम अलग अलग लेबल करते हैं, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू रखना है, कितना कितना रखना है, ठीक है। और उसी तरह एक्स एक्सिस पे हम लोग को अलग अलग वैल्यू रखते हैं, है ना। द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये तो जानते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है आपको, वो एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस होता है। रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वो लोग फ्रीक्वेंसी बताते हैं,
और मान लो शहर का नाम है या फिर कितने ये है, ठीक है, टेम्परेचर रेंज है, वो तो आपका टेम्परेचर जैसे ये वाला था आपका, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, एक क्लास बाउंड्री हो गया। क्लास बाउंड्री को हम लोग एक्स एक्सिस पे डालेंगे, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे डालेंगे। तो वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डालेंगे, मान लो 104 डिग्री, 104.5, 109.5 ऐसे करके यहाँ पर डालते जाएंगे, ठीक। उसी तरह एक्स एक्सिस पे हम लोग यहाँ पर आपको वो रेंज डालेंगे उसका, या फ्रीक्वेंसी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी तो 1 2 3 4 होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ है ना 1 से लेकर 18 के बीच में, तो हमें इतना एड करना है कि 1 से 18 के बीच में आपको वाई एक्सिस पे आ जाए, और एक्स एक्सिस पे आपको क्लास बाउंड्री डालेंगे यहाँ पर 99.5, 104.5, 109.5 इस तरह से, है ना। तो रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस एंड द क्लास ऑन बाउंड्रीज ऑन एक्स एक्सिस यूजिंग फ्रीक्वेंसी as the heights draw vertical bars for each class, हर क्लास के लिए वर्टिकल बार्स बनाते हैं। जैसे ये है, ये आपका डेटा था, मान लीजिए हमने डाल दिया 99.5, अलग अलग देख लो, ये आपको क्लास बाउंड्री हो गया एक्स एक्सिस पे आ गया, ये आपका क्लास एक्स एक्सिस है ना, ये क्लास बाउंड्री हो गया। तो ये 0 पे से तो शुरू नहीं कर सकते हम लोग, कुछ दूरी से शुरू करते हैं, मान लो 99.5 डिग्री, 104.5, 109.5 ऐसे करके 130.5। अब हम क्या देखेंगे, क्लास बाउंड्री 99.5 से 104.5 के बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 2 आ रहा है ना, ये 2 फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या करेंगे, 100 यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जाएंगे, यहाँ पर 2 देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, ये ठीक है, 2 मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है ना, ये 3 है ना बीच में, तो 1 2 3 ये 2 हो गया। तो हम 2 से सीधे जाएंगे आगे, 2 से एक ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर जाएंगे आगे, 2 से ऐसे आगे जाएंगे, ये अभी लाइन खींचे नहीं है, बस देख रहे हैं हम, और यहाँ पर एक पॉइंट डाल देंगे और 100 इस पे 2 वाले पे डाल देंगे। एक्स एक्सिस वो ग्राफ में आपको देखने से खाली मिलाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, सॉरी, और ऐसे मिला देंगे, है ना, तो ये एक बार बन जाएगा। तो पहला क्लास बाउंड्री 99.5 का ये ग्राफ बन गया। अब ये कंटिन्यूअस होता है, क्लास बाउंड्री कंटिन्यूअस होता है ना, हम लोग बताए थे 104.5 से फिर 104, तो 104 पे ही आपको अगला है, मान लीजिए आ रहा है 8, तो 6 7, मान लो यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ एक डॉट डालेंगे और यहाँ एक डॉट डालेंगे 109 के पास, दोनों को मिला देंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे, तो एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आप हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, क्लियर है, हिस्टोग्राम ऐसे ही बनेगा आपका, है ना। तो हिस्टोग्राम बन गया। अब जब भी आपको अगर मान लो खाली डेटा रहे आपके पास, तो आप डेटा को क्लास बाउंड्री बनाओगे। क्लास बाउंड्री हमने बनाना सिखा दिया था कि अगर मान लो आपको क्लास है, क्लास बनाए, क्लास में 0.5 प्लस माइनस कर दो आगे पीछे में, और आपको फ्रीक्वेंसी उसमें डाल देते हैं, तो वो क्लास बाउंड्री बन जाता है। क्लास बाउंड्री से आप हिस्टोग्राम बना सकते हो। हिस्टोग्राम कंप्यूटर में भी बन सकता है, एक्सेल शीट पे भी बन सकता है, तो वो आप आगे जानेंगे। पहले हिस्टोग्राम क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्म है, ठीक है, देख लीजिए इसको। तो हिस्टोग्राम ऐसे बन जाएगा आपका, ओके। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला था हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ए ग्राफ दैट डिस्प्लेज द डेटा बाय यूजिंग लाइंस। ये लाइन है ना, जैसे ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है का एग्जांपल है, तो ये लाइन है, लाइन से दिखाते हैं हम लोग, ओके। लाइन से दिखाते हैं कि जो है आपको क्या डेटा है, मतलब 8 पे कितने लोग हैं, लोग कितना दौड़ते हैं, मान लो 8 माइल कितने लोग दौड़ते हैं, 13 माइल कितने लोग दौड़ते हैं, एवरेज अगर हम निकाल लिए क्लास मिड पॉइंट्स में, फिर 18 लोग इतने दौड़ते हैं, 23 लोग इतने दूरी तक दौड़ते हैं, सॉरी ये 5 लोग हैं, 5 लोग 23 माइल दौड़ते हैं, ठीक है। 3 लोग 18 माइल दौड़ते हैं, और अगर 33 माइल्स के लिए भी देखें तो ये 3 से 4 के बीच में आ रहा है, ठीक है, या 3 ही आ रहा है, लाइन खींच के देखना पड़ेगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, 3 ही आ रहा है, ठीक है, वो डेटा देखेंगे मान लो। तो ये एक तरह का पॉलीगॉन है, लाइन ग्राफ है। तो डेटा बाय यूजिंग लाइंस दैट कनेक्ट पॉइंट्स कोलेक्टेड फॉर फ्रीक्वेंसीज एट द मिड पॉइंट्स। फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट पे हम लोग मिड पॉइंट निकालते थे ना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते थे, तो मिड क्लास का मिड पॉइंट आता था, तो हम लोग मिड पॉइंट यहाँ करेंगे, क्लास बाउंड्री नहीं डालेंगे यहाँ हम लोग मिड पॉइंट डालते हैं, ठीक है, क्लासेस का। और फिर फ्रीक्वेंसी बता देंगे, इसके मिड पॉइंट पे इतने फ्रीक्वेंसी है, इसके मिड पॉइंट पे इतने फ्रीक्वेंसी है, तो फिर हम लोग उसी हिसाब से पॉलीगॉन बना लेते हैं। तो ये पॉलीगॉन होता है। इस तरह ग्राफ देखिए तो आप समझोगे पॉलीगॉन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए मान लीजिए वही 50 शहर का हमारे पास
क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी हमने अरेंज कर रखा था, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं, इसके लिए पॉलीगन बनाओ, जो पिछला डेटा था उसी के लिए हम लोग बोलते हैं पॉलीगन बनाइए। तो पॉलीगन कैसे बनेगा इसका, तो अब हमें वहां चाहिए था मिड पॉइंट, यहाँ पर हमारा क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मिड पॉइंट आता है, ठीक है, यही बताए थे। तो जब हम लोग कर रहे हैं ऐसे, तो अलग अलग स्टेप है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइंड द मिड पॉइंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आपको हम पहले बता चुके हैं, लोएस्ट वैल्यू क्लास का, हाईएस्ट वैल्यू जो क्लास का है उस क्लास का, उसको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मान लो 102 आ गया मिड पॉइंट। इसी तरह से 107 आया, इस क्लास बाउंड्री के लिए 112 आया, तो ये मिड पॉइंट हो गया, ओके। और आपको फ्रीक्वेंसी इनका वही रहेगा जो फ्रीक्वेंसी था बाउंड्रीज का, ओके, ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट लेकर के हम लोग उसको फिर ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए। तो अब ग्राफ बनाओगे तो आप एक्स एक्सिस लोगे, वाई एक्सिस लोगे, फिर एक एक्स एक्सिस लोगे, एक वाई एक्सिस लोगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट डालेंगे, और यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी डालेंगे। फ्रीक्वेंसी है 18 तक का, 3 6 ऐसे डाल देंगे हम लोग, 18 तक चले जाएंगे। फिर हम देखेंगे मिड पॉइंट 102 है, 107 है, 108 है, 109 है, 110, 112 है, मान लीजिए 102 पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए 2 है, यहाँ पर 102 आ रहा है, तो यहाँ पर एक डॉट देंगे। फिर आपको यहाँ पर मान लीजिए इसके 3 आ रहा है, ऐसे देंगे डॉट। इसके आगे जाएंगे तो इसके डॉट, यहाँ मान लीजिए ये आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, मान लीजिए इस तरह से। तो हम इन दोनों को अब यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे करके हम लाइन, सीधा लाइन खींचेंगे, मेरा लाइन टेढ़ा हो रहा है, स्केल रख के से खींचेंगे, ठीक है, ये ऐसे करके। फिर लास्ट में इसको हम लोग 0 पे मिला देंगे, हाँ। तो इससे पहले वाला पॉइंट जो होता है ना, 102 से पहले वाला क्या आ जाएगा, ठीक है, तो जो आएगा वो 0 पे आएगा। इसके पहले वाला मिड पॉइंट जो 0 आएगा फ्रीक्वेंसी पे, उसके हम मिला देंगे, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के ऐसे बन जाएगा, मिड पॉइंट निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, तो अब आपको पता है कि इस तरह से आपको आ रहा है। तो अलग अलग मिड पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी है, डाल दिए हम लोग, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लास्ट में जो 102 से पहले वाला है, ठीक है, 97, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट मिला देंगे, 197 लिख करके, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे 0 से। तो ये आपको लास्ट में 132 के बाद आ गया 137 होगा, मान लीजिए 137 होगा, तो यहाँ पर सीधे मिला देंगे। दूरी बराबर रखते हैं, जैसे ये यहाँ से आ गया 122 से 5 है ना, तो 5 ही रखेंगे दूरी, यहाँ पर कहीं 5 बराबर रखेंगे दूरी, ताकि हमें बीच का वैल्यू रहे तो डाल सकते हैं। लेकिन बीच में क्या आएगा जब हम फ्रीक्वेंसी, ओके, और ये आपका फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर्स हैं, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा आपको था ड्रॉ एक्स एक्सिस, तो हम बता दिए आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डालना है, फिर मिड पॉइंट के बाद एक्स उस पर डालिए, ठीक है, फिर लाइन को कनेक्ट कर दीजिए और लाइन को खींच के बाद में एक्स एक्सिस से मिला दीजिए सीधे दोनों तरफ एंड पे, तो आपको हो जाएगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, ओके। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बाद हमारा अगला था ओजाइव्स। ओजाइव जो है, हम लोग फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट यूज कर लिए, फ्रीक्वेंसी और बाउंड्री यूज कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ओजाइव बनाते हैं। ओजाइव में क्या होता है ना, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था ना, बताया था, ऊपर वाला जोड़ते जा रहे थे, तो नीचे जाते जाइए तो हमेशा फ्रीक्वेंसी बढ़ता ही जाएगा, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ता जाएगा नीचे, क्योंकि ऊपर वाले का भी जुड़ रहा है, तो ये ग्राफ हमेशा ऊपर बढ़ता रहेगा, कभी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। देखिए कौन कर रहा है, तो ये नहीं करोगे, समझे। बदमाशी करना है तो चले जाइए आप लोग, ओके। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी ओजाइव, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बोल सकते हो। रिप्रेजेंट, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी घटता नहीं है, एक चीज ध्यान दोगे तो ये हमेशा बढ़ते जा रहा है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी घटता नहीं है, तो हमेशा देखिए ऊपर ही की तरफ बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है, ये घट नहीं रहा है। तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर उसी तरह का क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाएंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, बात वही रहेगा। 20 तक 50 तक, 50 है तो 50 तक जाएगा, 20 है तो 20 तक जाएगा। तो टोटल जितने फ्रीक्वेंसी बताएगा लास्ट वाला, टोटल फ्रीक्वेंसी इतना ही लोग को कराएगा, क्योंकि 40 के नीचे जो है सबके सब मान लीजिए आपको आ रहे हैं, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो अगर ओजाइव बनाना है तो ओजाइव हम लोग कैसे बनाते हैं, तो अगला जैसे हम लोग ओजाइव बना रहे हैं, तो पहले ही
को ले लीजिए जो आपको 50 शहर के अलग अलग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में थे, सेम डेटा है। अब इस डेटा को हम लोग अगर डिस्कस करें, सॉरी ओजाइव बनाने की कोशिश करें तो ओजाइव कैसे बनेगा। यहाँ ओजाइव का स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, तो ओजाइव होता है ना, ओजाइव नहीं, आर गलत लिख दिए, कोई ठीक है। तो ओजाइव जो है आपको बनाना है इनका, तो क्लास बाउंड्री दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हमें अब क्या बनाना पड़ेगा, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तब हम ओजाइव बना सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो ग्राफ बनेगा क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओजाइव। ठीक, ओजाइव। तो अब ये लाइन ग्राफ ही एक तरह का है। तो लाइन ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था तो ये आपको उसी तरह का है, लेकिन इसमें आपको फ्रीक्वेंसी ना यूज करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो लाइन ग्राफ शोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज आपको ओजाइव, है ना। तो अगर हम लोग ओजाइव बनाने की कोशिश करें तो डेटा हमारा हमने इधर नीचे लिख लिया है, ठीक है, सेम ये डेटा था ऊपर में हमारा, साइड में रखे हुए हैं। तो हमें क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना था ना, तो 99.5 हमारा पहला लोएस्ट बाउंड्री है इसका, पहले क्लास का, तो इसके पहले कोई डेटा नहीं है तो हमारा 0 है। फिर 104.5 से ऊपर कितने, 2 हैं। फिर 104 के बाद 109 के ऊपर कितने हैं, 8 हैं। क्यों, क्योंकि था 8, तो 8 और ये इसका 2 10 हो जाएगा, यहाँ पर 109 से नीचे 8 2 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 भी 109 के नीचे आ रहा है, 109 109.5 के नीचे आ रहा है, और 2 भी आ रहा है, तो 8 2 10 हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से बन जाएगा। टोटल 50 शहर का था, तो आपको हम बता ही दिए कि तो फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला स्टेप है ओजाइव बनाने का कि पहले फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया आपका। अब जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, अब आपको अगला ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आपको बता दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस खींचेंगे, तो ये पहला वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस खींच लिए, हम ड्रॉ कर लिए। क्लास बाउंड्रीज, एक्स एक्सिस को हम लोग क्लास बाउंड्री से, जो एक्स एक्सिस है ये आपका पहला वाला, इसको हम लोग क्लास बाउंड्री, है ना, ये टेम्परेचर जो दिखा रहे हैं वो क्लास बाउंड्री ही हो जाएगा। क्लास बाउंड्री हमारा 99.5 104.5 से 134.5 तक था, तो ये क्लास बाउंड्री है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्लास बाउंड्री दिखा दिए, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाए, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाए वाई एक्सिस पे। तो यूज एन एप्रोप्रिएट स्केल। अब वाई एक्सिस पे एडजस्ट करने के लिए हम लोग को वही स्केल दिखाना पड़ेगा। हम 1 2 3 4 लिखेंगे तो बहुत दूर तक 50 लाइन खींचना पड़ेगा, तो हम 5 10 15 20 उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हजारों में रहेगा तो हम 1000 में करेंगे, लाख में रहेगा तो लाख में करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, दूरी बराबर रहेगा सबका, ठीक है। तो ये आपको उस तरह से रहेगा। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, प्लॉट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कीजिए। अब डॉट डालिए 104, देखिए 99.5 पे था 0, यहाँ पर 0 यहाँ आएगा, करो करो, म्यूट करके रखो अपना, ठीक है। ये मान लीजिए 99.5 पे था 0, आपको यहाँ 0 आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 104 पे 2 था, 109 पे आपको 10 आ रहा है तो 10 के पास डाल दिए। फिर 18 आ रहा है तो हम यहाँ पर खींचेंगे, देखेंगे 15 18 कहाँ, ये 18 नहीं, ये तो क्लास था। ये कौन है, कौन इडियट है ये, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्या था, हमने देख क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमने गलत डाल दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला होना चाहिए, मतलब 18, ये हो जाना चाहिए आपको 28, है ना। जो दूसरा है अब ये जो है 114 से नीचे वाले में कितना जोड़ लीजिए, 18 8 26 और 2 28 हो गया, तो ये यहाँ जाएगा, कहाँ गया, ये 28 पे आ गया, ये वाला 28 पे डाल दिए। उसी तरह 109 से नीचे कितना, 28 और 13 आपको 41, ठीक है। तो ये आपको 41 पे आ गया, ये 109 पे 41 पे डाल दिए, एक डॉट मिला के ऐसे 41, और यहाँ पर फिर इसी तरह 124.5 पे हम लोग डाल दिए आपको 48, ठीक है। यहाँ 49 आ जाएगा आपको 129 पे, यहाँ 50 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचे स्ट्रेट, सीधा लाइन, टेढ़ा हो जा रहा है मेरे से, सीधा लाइन यहाँ से यहाँ मिला दिए, फिर यहाँ सीधा ऐसे मिला दिए, ये आपका, और लास्ट में ये वाले को हम लोग पिछले वाले क्लास बाउंड्री से मिला दिए। तो इस तरह का जो बनेगा ये बनेगा ओजाइव, है ना। क्या बनेगा, ओजाइव बनेगा। तो ये 3 है, आज हम लोग ओजाइव तक ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे इनका शेप आता है।
मिला दिए सब, तो हम समझा दिए आपको, ठीक है। आपको ऐसे मिला दिए, स्टार्टिंग पॉइंट करके आपको ओजाइव बन गया है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये ओजाइव है। हाँ। अब है आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। एक आता है आपका, ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ था, ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, कि हमने सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी डाल दिया था, लेकिन हम रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव क्या ना, पहला फ्रीक्वेंसी दूसरे फ्रीक्वेंसी से या ओवरऑल फ्रीक्वेंसी से कितना कम है कितना ज्यादा है, ठीक है, उसको हम रिलेशन बताना चाहे फ्रीक्वेंसी का, ओके। तो हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को हम लोग बनाते कैसे हैं, तो अगर देखो, द हिस्टोग्राम, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव, कोई भी तीनों चीज हो, हम सीधे फ्रीक्वेंसी से बनाते हैं, लेकिन इन तीनों चीजों को हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से बना सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी दूसरे फ्रीक्वेंसी से कितना कम है, कितना ज्यादा है, कितना परसेंट है, ये बता सकते हैं हम लोग, या उसका कितना हिस्सा है वो बताएंगे, तो हम कंपेयर करना आसान होता है, ठीक है। हम फ्रीक्वेंसी बता दिए घट रहा है बढ़ रहा है, लेकिन रिलेटिव कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, उस तरह के लिए अगर हम हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजाइव बनाए, तो वो कहलाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, या रिलेटिव हिस्टोग्राम ग्राफ, या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या रिलेटिव ओजाइव, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखें, हम लोग बनाना है, हमें तीनों चीज बनाते हैं, मान लो तीनों चीज बनाना है हमें, एक ही डेटा है, मान लो ये डेटा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये क्लास बाउंड्री दिया हुआ है, 20 लोग हैं, कितना दौड़ते हैं, कितना माइल दौड़ते हैं एक दिन में, ठीक है, या चलते हैं, तो उनका फ्रीक्वेंसी है कि मान लीजिए 5.5 से 10.5 माइल एक लोग दौड़ता है, और उसी तरह अलग अलग है, 15.5 से 20.5 माइल जो है 3 लोग दौड़ते हैं, 35.5 से 40.5 जो है 40.5 के बीच में 2 लोग दौड़ते हैं। ये आपको डेटा दिया हुआ है। अब आपको बोला गया है कि इसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाइए, रिलेटिव हिस्टोग्राम बनाइए फ्रीक्वेंसी के लिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाइए, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाइव बनाइए। तो अब कैसे बनाएंगे हम, तो अब इसको बनाने के लिए हम लोग, इस डेटा के लिए हम लोग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम लोग सबसे पहले हमें मिड पॉइंट बना लेंगे, है ना। हम लोग रिलेटिव क्लास बाउंड्री से तो हम लोग सीधे वो बना सकते हैं, ओके, लेकिन हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है ना। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ चलिए पहले देखिए, ये पहला 1 है, दूसरा 2 है, तो ये जो है टोटल का कितना हिस्सा है। अगर टोटल 20 है, तो पहला वाला जो है, पहला वाला जो डेटा है, ये टोटल का कितना हिस्सा है, टोटल का कैसे करेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा ना, तो इसको ये हो जाएगा 0.05 होगा ना, नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डालेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डालो अगर, हाँ, तो ये 0.05 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.15 हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, है ना, 0.2 हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो ये आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कैलकुलेट कैसे करना है बता दिए, देख लीजिए यहाँ पर टोटल में आपको वो घटा देंगे, टोटल 1 आ जाएगा। तो ये देख लीजिए अब आप रिलेटिव, आप इसे निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ये जो 8 मिड पॉइंट है, या फिर 5.5 से 10.5 के बीच में जो जितने भी फ्रीक्वेंसी है, वो टोटल का 0.05 हिस्सा है, या बोल देंगे तो 5% है ना। परसेंट में देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट है, 5% है, या फिर 0.05 हिस्सा है उसका, एक अगर एक में से टोटल का वो है। उसी तरह सबसे ज्यादा का अगर देखो 23 जो आ रहा है मिड पॉइंट, इसमें सबसे ज्यादा लोग थे, ये टोटल का 1/4 है, 1/4 हिस्सा है, 0.25 है ना। ये हम लोग कर सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम मिडिल पॉइंट भी निकाल लिए, मिड पॉइंट निकाल लिए, क्लास बाउंड्री है हमारे पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ओजाइव बनाना है तो फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ेंगे और हमारा क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, है ना। क्यूमुलेटिव जैसे अब 8 के मिड पॉइंट के नीचे 8 में 5.5 से नीचे 0 आ जाएगा, कोई हिस्सा नहीं है। 10.5 से नीचे 0.5 आ जाएगा, 0.05। उसी तरह 15.5 के नीचे 0.15 लोग आएंगे, जुड़ते जाएगा सब ऐसे ऊपर वाला। तो आपको रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ये देखिए क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया, ठीक है। टोटल लास्ट में 1 आएगा, काहे कि पूरे के हिस्से का ही हम बताते हैं ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा आपका, और इस तरह से आपको ये टोटल में है, वहां पर ऊपर जोड़ के करते हैं ना, तो ये आपको
टेबल बन गया, आपका डेटा ऑर्गेनाइज हो गया। अब डेटा ऑर्गेनाइज हो गया तो हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करना है तो अब उन्हीं डेटा को, जैसे हम लोग वहाँ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाते थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते थे या ओजाई बनाते थे, तो उन्हीं डेटा को लेके हम लोग बना सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाई। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। ये आपका पहला हिस्टोग्राम ऐसे बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है आपका बनता है, और ओजाइव है, तो वो आपको अलग अलग डेटा है। तो यहाँ पर रिलेटिव टर्म आ गया, तो रिलेटिव क्यों, रिलेटिव तो एक दूसरे से हम लोग रिलेट करके निकाल रहे हैं, तो रिलेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला देखिए डिस्ट्रीब्यूशन शेप। अब अलग अलग शेप आ रहा है, आप कोई भी ग्राफ देखे हो तो हर का कुछ ना कुछ नक्शा बन रहा है। ठीक है, तो व्हेन वन इज डिस्क्राइबिंग डेटा, तो इंपॉर्टेंट इज टू एबल टू रिकॉग्नाइज द शेप, किस तरह का है। हमको अगर कहीं लिखना होता है तो बोलेंगे ये घंटे के तरह का आ रहा है या एस शेप का आ रहा है। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि जो ग्रोथ कर्व बनाते हैं तो एस कर्व आता है, ग्रोथ कर्व, है ना, तो वो एस हम डिस्क्राइब करने के लिए, तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स में वो दूसरे तरह का नाम होता है हर का। तो अगर हम नाम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन कैन हैव मेनी शेप्स, बहुत तरह का शेप होता है, तो 8 तरह के शेप जनरली नाम दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा नाम है, तो हम देखें। पहला एक शेप होता है जिसको हम बोलते हैं बेल शेपेड। 4 मिनट। बेल शेपेड मतलब घंटा, घंटा होता है ना, तो घंटा के आकार का, या फिर माउंट शेपेड। माउंट मतलब होता है ढेर होता है, जैसे मिट्टी उट्टी ढेर लगा देते हो ना, तो कैसे ऊपर गोल हो जाता है, नीचे चौड़ा रहता है, तो माउंट शेपेड या घंटा मतलब घंटा के तरह बेल शेपेड। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे क्यों बोलते हैं बेल शेपेड, तो बेल शेपेड क्या होता है, घंटे का आकार कैसा, अगर हम देखें तो ये इस तरह का घंटा होता है, इस तरह का, है ना। तो ये अगर आप डाटा को हर का मिड पॉइंट मिलाइए, अगर हर का बीच का हम लोग मिलाते जाए तो ये देखिए इस तरह का जो है ऐसे घंटा की तरह का बनता है ना, घंटा के आकार का बनेगा ये। तो ये बेल शेपेड होता है। आगे ये बेल शेपेड का हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेल शेपेड है तो एकदम बीच में वाला पॉइंट ऊपर रहेगा, सबसे बीच वाला, और बाकी साइड में अलग अलग आपको बराबर वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये बीच वाले वैल्यू के बीच के तो बेल शेपेड है। इसमें वेरिएशन होता है जिसको आगे हम अभी देखेंगे। तो इसको ऐसा शेप आएगा तो हम लोग बोलेंगे बेल शेपेड, बीच वाला सबसे ऊंचा, बाकी दोनों तरफ से बराबर घटते जाएगा। ठीक है, तो ये बेल शेपेड हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म, मतलब सारे डेटा जो है आपके एक तरह के हैं, देख रहे हैं ना, लगभग एक जैसा है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो ऐसा शेप आएगा तो हम लोग यूनिफॉर्म शेपेड। तीसरा है, अगर इस तरह का डेटा है तो देखिए आपको नीचे बाएं से लेके दाएं तरफ जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है कहीं पर। तो ऐसा देखिए, तो ये अगर ऐसा शेप आ रहा है तो ऐसा शेप को हम लोग बोलते हैं, देखो ऐसे शेप ऐसे नहीं लग रहा है कि जे बन रहा है ना, लग रहा है ना जे बन रहा है, तो इसको बोलते हैं जे शेपेड। अगर उल्टा हो जाए, यही डेटा बड़ा वाला पहले आ जाए, छोटा वाला बाद में आए, तो उल्टा तो रिवर्स जे शेपेड हो जाएगा। तो अगला जो आपको टाइप रहेगा, अगर ऐसा आपका फिगर आ रहा है, पिक्टोरियल आ रहा है, तो रिवर्स जे शेपेड हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर देखें तो स्क्यूड, स्क्यूड का मतलब होता है तिरछा हो जाना। तो हमारा बेल शेपेड जो कर्व था वो हल्का तिरछा हो जाए अगर, ठीक है, हल्का अगर तिरछा हो जाए बेल शेपेड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यूड। जैसे ये है, ये बीच में नहीं आ रहा है, ये सबसे ऊंचा वाला बीच में नहीं आ रहा है, ये आपको घंटा के तरह का होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह का आ रहा है ना। या फिर उल्टा हो जाए, इधर पर आ जाए तो ऐसे ऐसे आ जाएगा, एक तरफ तिरछा हो रहा है ना, ढलाव हो रहा है, बाकी एक बीच उठा है, तो ये इसको बोलते हैं स्क्यूड। अब जो दाएं तरफ आपको दाएं तरफ उठ गया, दाएं तरफ आपको तिरछा हो रहा है, देखिए ये वाला ग्राफ जो है पहला अभी दिख रहा है, ये दाएं तरफ आपको तिरछा हो रहा है ना, दाएं तरफ से ढलाव ज्यादा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर उल्टा हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। ऐसे जा रहा है तो इस साइड आपको जा रहा है ना, सॉरी, ये इस तरफ आपको ढला हो रहा है बाएं साइड में, है ना, बाएं साइड में होता है, इसको तो बोलते हैं नेगेटिव या लेफ्ट साइड, बाएं तरफ जाने को नेगेटिव बोलते हैं मतलब ग्राफ में, और दाएं तरफ जाने वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, याद रखिएगा। तो नेगेटिव पीछे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव बोलेंगे, आगे की तरफ अगर तिरछा हो रहा है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा। अगला है आपका, अगला है बायमोडल। बायमोडल क्या है ना, मोड बोलते हैं जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा नंबर में आए, उसको हम बोलते हैं उसका मोड। कोई नंबर है जो बार बार वही आया है, ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं मोड। जैसे ये है, ये डेटा आपको जो दिख रहा है पिक्चर,
ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें ये वाला वैल्यू सबसे ज्यादा आया तो इसका मोड हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है ये दो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार आया। बेल शेपेड में सिर्फ एक आ रहा था, या स्क्यूड में भी एक आ रहा था, ठीक है, यूनिफॉर्म शेपेड में भी एक वैल्यू आ रहा था जो सबसे ज्यादा आ रहा था, लेकिन दो है जो ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे वाले को बोलेंगे बाय मॉडल। ऐसे आ रहा है देखिए, फिर ऐसे बढ़ गया, ऐसे वाले फिर टेबल आएगा, ऐसा वाला अगर फिगर बनेगा, पिक्टोरियल ग्राफ बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग बाय मॉडल, ठीक है। और लास्ट है यू शेपेड। यू शेपेड मतलब पहले, अगर पहले हम देखें तो पहले बढ़ रहा है, पहले ज्यादा था, घट रहा है, घटते घटते फिर ऊपर बढ़ते जा रहा है, तो ये फिर बढ़ गया, तो यू शेप का लग रहा है तो इसको यू शेपेड बोलेंगे। तो ये 8 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स हैं, ठीक है, मतलब अभी तक के लिए हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव के लिए इसी तरह से दिखेगा आपको, या तो बेल शेपेड दिखेगा, या यूनिफॉर्म शेपेड दिखेगा, या जे शेपेड दिखेगा, या रिवर्स जे शेपेड दिखेगा, राइट स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, बाय मॉडल या यू शेपेड।